गुड इवनिंग टू ऑल। जुडिशियल लॉ क्लासेज में आपका स्वागत है। संपत्ति अंतरण अधिनियम जो एलएलबी सेकेंड ईयर वालों का एग्जाम है, उसमें आपका एक पोर्शन है भारतीय सुखाधिकार अधिनियम 1882 के अंतर्गत। ठीक है, अब इसके संदर्भ में ये आपका 10th वीडियो है। इसको हम पढ़ेंगे। सुखाधिकार को क्या है, सुखाधिकार उसको देखेंगे, इसके आवश्यक तत्व देखेंगे और विभिन्न प्रकार के सुखाधिकारों के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए, तो देखिए, सुखाधिकार जो है सामान्य भाषा में अगर हम इसका देखें तो कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से अपनी संपत्ति का उपभोग उपयोग कर सकता है और कोई अन्य व्यक्ति, वो आशा ये भी करता है कोई अन्य व्यक्ति उसके इस अधिकार में हस्तक्षेप ना करे। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति की आशा रहती है। इसी को सुखाधिकार के उपयोग में देख सकते हैं, सुखाधिकार के रूप में देख सकते हैं, और यही एक अधिकार के पक्ष में भी है। ठीक है, और साथ में व्यक्ति को अपनी संपत्ति के उपयोग और यूज में करने के लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो ये नॉर्मल परिचय के आधार पर देख सकते हैं। तो अब इसकी परिभाषा देखते हैं। ये भारतीय सुखाधिकार अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत, भारतीय सुखाधिकार अधिनियम 4 के अंतर्गत इसकी परिभाषा दी गई है। यानी सुखाधिकार क्या है कि सुखाधिकार वह स्वत्व है जिसे किसी भूमि का स्वामी या अधिभोगी इस रूप में उस भूमि के हितकर उपभोग के लिए किसी ऐसी भूमि में या उस पर या उसके संबंध में जो उसकी ना हो, कुछ करने या निरंतर करते रहने या किए जा रहे किसी कार्य को रोकने या निरंतर रोके रखने के लिए रखता है। यानी इसका आशय यह है कि सुखाधिकार एक ऐसा अधिकार है जो किसी संपत्ति के स्वामी को अपनी संपत्ति का स्वतंत्र रूप से बिना किसी अन्य व्यक्ति के हस्तक्षेप से, ठीक है, हस्तक्षेप के उपभोग करने की अनुमति देता है। ठीक है, एक ऐसा अधिकार है जो अपनी संपत्ति का स्वतंत्र रूप से किसी अन्य व्यक्ति के हस्तक्षेप के बिना उसके उपभोग करने की अनुमति देता है। साथ ही वह उसे अपने पड़ोसी की संपत्ति में बाधा या व्यवधान उत्पन्न करने से भी रोकता है। यह अधिकार सुखाधिकार। ठीक है, तो ये थी इसकी डेफिनेशन। उदाहरण देख लेते हैं। का द्वारा एक निर्माण कार्य किया जाता है, तो निर्माण कार्य वो कर रहा है तो वो ऐसा नहीं कर सकता कि खा से इस निर्माण से उसको दिक्कत हो, या उसके जो अधिकार है, यानी मान के चलो खुली हवा आने का, प्रकाश का, ऐसे अधिकार बाधित नहीं होने चाहिए। ठीक है, और ये अपने सुखाधिकार के लिए इसका निर्माण जिस तरह करना चाहे कर सकता है। ठीक है, तो ये इसका एक उदाहरण है। इसके आवश्यक तत्व देख लेते हैं। सुखाधिकार के आवश्यक तत्व क्या हैं? तो इसमें पहला आवश्यक तत्व है अधिभावी व अधिसेवी संपत्ति। ठीक है, अधिभावी या अधिसेवी संपत्ति का होना। यानी इसका मतलब यह है कि देखो, इसमें दो संपत्तियां होती हैं, अधिभावी और अधिसेवी। तो ये सुखाधिकार जो है अधिभावी के लिए उपलब्ध है, अधिसेवी के लिए नहीं। अधिसेवी संपत्ति इसके सहायक के रूप में कार्य करती है। ठीक है, जिससे ये जो अधिभावी संपत्ति का जो स्वामी है वो अपने सुखाधिकार का इसका उपयोग कर सके। ये अधिसेवी संपत्ति का जो स्वामी होता है वो इसका केवल सहायक मात्र होता है। ठीक है, ये इसके आवश्यक तत्वों से अधिभावी और अधिसेवी संपत्ति का इसमें होना। मूल रूप से अधिभावी संपत्ति के लिए सुखाधिकार के प्रावधान किए गए हैं। इन दो संपत्तियां इसमें होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है अधिभावी व अधिसेवी संपत्तियों का अलग अलग होना। यानी ये दोनों संपत्तियां अलग अलग होनी चाहिए, एक संपत्ति ना हो, अलग अलग संपत्ति होने का आवश्यक है। तीसरा आवश्यक तत्व है स्वामी द्वारा हैसियत के अनुरूप उपभोग करना। अगर किसी अधिभावी संपत्ति के स्वामी द्वारा सुखाधिकार का उपयोग किया जा रहा है अधिकार का, तो अपनी हैसियत के अनुरूप ही उपयोग, पद या हैसियत के अनुरूप ही इसका उपयोग कर सकता है, उससे अधिक नहीं। और साथ ही इसका हितकर उपयोग होना चाहिए। सुखाधिकार के अंतर्गत यह है कि जो अधिभावी संपत्ति है, संपत्ति का अपने हितकर जितना ज्यादा अपने हित में उपयोग कर सकता हो, उस संपत्ति का स्वामी वो हितकर उपभोग कर सकता है। ठीक है, ये आवश्यक तत्व है, उसका उपभोग हितकर होना चाहिए। पांचवा आवश्यक तत्व है यह अधिकार जो है सुखाधिकार जो प्राप्त है वो केवल अधिभावी
को है, अधिसेवी को ये उपलब्ध नहीं है। सुखाधिकार का अधिकार, ठीक है, अधिसेवी को उपलब्ध नहीं है। सुखाधिकार जो है वो संपत्ति से जुड़ा हुआ है, यानी संपत्ति के साथ ही ये अधिकार जुड़ा हुआ रहता है। संपत्ति के बिना ये अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता है किसी व्यक्ति को, ठीक है। तो संपत्ति से जुड़ा हुआ अधिकार है सुखाधिकार। सुखाधिकार नकारात्मक व सकारात्मक दोनों हो सकता है, यानी सुखाधिकार है वो नकारात्मक और सकारात्मक दोनों हो सकता है। यानी सकारात्मक कैसे? सकारात्मक इस प्रकार से कि अधिसेवी संपत्ति के स्वामी को ये कोई किसी प्रकार का आदेश दे सकता है, ठीक है, अपने सुखाधिकार के लिए, ठीक है। और नकारात्मक रूप से ऐसे कि अधिभावी संपत्ति के स्वामी का जो होता है उसको रोक सकता है, ये रोकने का इसको अधिकार होता है अपनी सुखाधिकार के लिए, ठीक है। आदेश नहीं दे सकता इसमें किसी को कुछ करने का, केवल अपने सुखाधिकार के लिए उसको रोक सकता है या कह सकता है। आदेश देना इसमें अलग चीज हो गई, ठीक है। और सकारात्मक ऐसे कि वो अपने अधिकार उपयोग कर सकता है अधिसेवी से। ये एक लोकलाची अधिकार है। सुखाधिकार जो है लोकलाची है, ऐसा नहीं है कि स्थान विशेष पर, यह संपत्ति विशेष से जुड़ा हुआ है जो सर्वमान्य है, ठीक है। सभी जगह ये सुखाधिकार मान्य है अगर संपत्ति विशेष किसी स्वामी की किसी स्थान पर है, ठीक है। इसके प्रकार देख लेते हैं। अगला पॉइंट है प्रकार। जो सुखाधिकार है उसके दो प्रकार हैं, लोक सुखाधिकार और निजी सुखाधिकार। लोक सुखाधिकार जो है वो मुख्य रूप से व्यक्ति विशेष जनसाधारण यानी सार्वजनिक रूप से सार्वजनिक लोगों के लिए उपलब्ध है। और ये सार्वजनिक जितनी भी संपत्तियां होती हैं सरकार के द्वारा और सार्वजनिक रूप से पब्लिक संपत्तियां होती हैं उससे जुड़ा हुआ सुखाधिकार कहलाता है लोक सुखाधिकार। जबकि निजी सुखाधिकार व्यक्तिक विशेष का होता है, जो व्यक्तिक संपत्तियां जितनी होती हैं उसके साथ में संलग्न रहता है और व्यक्ति और संपत्ति का जो स्वामी व्यक्ति विशेष होता है केवल वही इस निजी सुखाधिकार का आनंद ले सकता है। तो ये थी आज की वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज को शेयर जरूर करें। थैंक यू।